वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए एनसीईआरटी कक्षा 6 जो कि प्राचीन भारत का इतिहास है उसे हम लोग पढ़ रहे थे। तो ये है हमारा सेकंड अध्याय। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए एक जगह है भीमबेटका जो कि नर्मदा नदी घाटी के पास आधुनिक मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो इसको लेकर एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि भीमबेटका कहाँ पे है, जो कि प्राचीन स्थल बहुत इम्पोर्टेंट है। यह आधुनिक मध्य प्रदेश में पड़ता है, नर्मदा नदी घाटी के पास। इस पूरा स्थल पर गुफाओं और कंदराओं की प्राप्ति हुई है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में इसको लेकर पूछा गया है कि प्राचीन गुफा स्थल और कंदराओं की प्राप्ति कहाँ से हुई है। तो भीमबेटका से, जो कि आधुनिक मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी घाटी के पास है। इन गुफाओं का उपयोग आदि मानवों के द्वारा बारिश, धूप और हवाओं से बचने के लिए किया जाता था। तो भीमबेटका का उपयोग किसके लिए किया जाता था? जो प्राचीन मानव थे वे बारिश, धूप और हवाओं से बचने के लिए करते थे। देखिए भीमबेटका से शैल चित्र की प्राप्ति हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है। शैल का मतलब होता है पत्थर। तो पूछा जाता है कि कहाँ से पत्थर पर बने चित्र की प्राप्ति हुई है। भीमबेटका से। पत्थरों और कंदराओं की दीवारों पर बनाए गए चित्र की प्राप्ति हुई है। शैल चित्र का मतलब होता है पत्थरों और कंदराओं की दीवारों पर बनाए गए चित्र की प्राप्ति कहाँ से हुई है? भीमबेटका से। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि नर्मदा नदी घाटी के पास है, मध्य प्रदेश में जो कंदरा और गुफा है। यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण पूरा स्थल दिए गए हैं, जैसे कि यह है बुर्ज होम। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में पड़ता है। मेहरगढ़ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र में है। ये सभी प्राचीन इलाके याद रखेंगे। यह है चिरांद जो कि बिहार में पड़ता है। बिहार के जो मोतिहारी का क्षेत्र है। यह है गंगा नदी। यहाँ पे है कोल्डिहवा, उत्तर प्रदेश में कोल्डिहवा और महागढ़ा और कोल्डिहवा, यहाँ से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, चावल के दाने। उसके बाद यहाँ पे देखिए दाउजली हेडिंग ये कहाँ पे है? तो उत्तर पूर्व के इलाके में है, दाउजली हेडिंग। उसके बाद यहाँ पे है कोलकाता, यहाँ से भी कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये है भीमबेटका, नर्मदा नदी घाटी के पास है भीमबेटका। और यहाँ पे देखिए यह है ताप्ती नदी और यह है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के पास है भीमबेटका। यह है मुंबई, आधुनिक मुंबई शहर। यहाँ पे देखिए गोदावरी है और यह है इनाम गांव, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, इनाम गांव। यह है कृष्णा और हुंसगी, कृष्णा नदी उसके पास है हुंसगी का इलाका। यहाँ पे है कुरनूल की गुफाएं, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, कुरनूल की गुफाएं। यहाँ पे देखिए यह है हल्लर कर्नाटक में है। ब्रह्मगिरी और पेयमपल्ली ये दोनों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पड़ते हैं। ये भी महत्वपूर्ण इलाके हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए कावेरी नदी और आदि चन्नलूर जो कि केरल में पड़ता है। और यहाँ पे है लक्षद्वीप, अरब सागर। तो जो त्रिभुज से दिखाया गया है वो ये सभी पूरा पाषाणिक स्थल थे, पूरा पाषाण के स्थल। जैसे कि ये हैं हुंसगी, ये पूरा पाषाण के स्थल थे। और यहाँ पे जैसे देखिए उसके बाद जो इस तरह की आकृति है नौपाषाणिक है। जैसे ये कुरनूल भी क्या है? तो पूरा पाषाणिक है। ये देखिए ये है पेयमपल्ली, नौपाषाणिक है। हल्लर है। उसके बाद यहाँ पे देखिए
इनाम गांव, यह भी नवपाषाणिक है। और तो आरंभिक गांव है इनाम गांव, इस तरह की आकृति जो दिया गया है वो आरंभिक गांव है। और जो इस तरह की आकृति है वह है हमारा नवपाषाणिक स्थल, जैसे कि हल्लर है नवपाषाणिक स्थल है, इनाम गांव है प्राचीन गांव, आरंभिक गांव है। और ये आधुनिक नगर है, जैसे कि ये है हमारा मुंबई, इस तरह आधुनिक नगर से दर्शाया गया है। मुंबई, यहाँ पे है कोलकाता, ये सभी आधुनिक नगर है। यहाँ पे देखिए चिरांद है नवपाषाण का है। दाउजली हेडिंग ये भी नवपाषाणिक युग है जो उत्तर पूर्व में पड़ता है। भीमबेटका ये है पूरा पाषाणिक स्थल। यहाँ पे है मुंबई, ये आरंभिक नगर है, ये नया नगर है। बुर्ज होम ये भी नवपाषाण काल का है। तो इस तरह से दर्शाए गए हैं, आप लोग इसको चित्र में देख सकते हैं। जैसे कोल्डिहवा, महागढ़ा, ये सभी नवपाषाणिक युग के इलाके हैं। अब है यहाँ पर पूरा स्थल किसे कहते हैं। तो औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं की प्राप्ति स्थल को पूरा स्थल कहा जाता है। तो जहाँ से प्राचीन अतीत के औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं की प्राप्ति होती है उन्हें पूरा स्थल कहा जाता है। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काल के लिए किया था, अपने समय के लिए, और बाद में उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। तो औजार, बर्तन और इमारती जैसी वस्तुओं की प्राप्ति स्थल को क्या कहा जाता है? पूरा स्थल। जहाँ से औजार, बर्तन, जो पुरातत्वविद होते हैं, जहाँ से उन्हें औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं की प्राप्ति होती है उसे पूरा स्थल कहा जाता है। इन सभी वस्तुओं को लोग क्या करते थे? अपने समय में यूज करते थे और उसके बाद वहीं छोड़ के चले गए। अतीत में राख के अवशेष की प्राप्ति हुई है। कहाँ से? हरियाणा के कुरनूल जिले से। तो हरियाणा के कुरनूल से राख के अवशेष की प्राप्ति हुई है। इससे पता चलता है कि आदि मानव ने सबसे पहले किस चीज़ का खोज किया? तो आग का। तो आदि मानव ने सबसे पहले किस चीज़ का खोज किया था? आग का। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हरियाणा के कुरनूल जिले से राख के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किस चीज़ के? राख। आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल भी कहा जाता है क्योंकि ये प्राचीन पत्थरों का युग था। पूरा का मतलब होता है प्राचीन और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल भी कहा जाता है। पूरा का मतलब होता है प्राचीन और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल का समय कब से कब तक था? 20 लाख बरस से लेकर 12,000 बरस पूर्व तक। तो पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल का समय था 20 लाख बरस से पहले 12,000 बरस पूर्व। पूर्व पाषाण काल के कौन कौन से भाग थे? तो पूर्व पाषाण काल, जिसे आरंभिक पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। तो पूर्व पाषाण काल के भाग थे आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक एज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेसोलिथिक। तो पूर्व पाषाण काल के 3 भाग थे। एक आरंभिक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पूरा पाषाण काल जिसे मेसोलिथिक एज कहा जाता है, और नव पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल का जो समय था, पूर्व पाषाण काल का तो हमने समय देख लिया 20 लाख बरस से पहले 12,000 बरस पूर्व। याद रखेंगे, एनसीईआरटी का समय है, इम्पॉर्टेंट है, एक एक वर्ड को याद रखेंगे। मध्य पाषाण काल का समय है 12,000 से 10,000 बरस पहले। कब? 12,000 बरस से 10,000 बरस पहले को मध्य पाषाण काल की श्रेणी में रखा गया है। मध्य पाषाण काल को
लघु पाषाण युग या फिर माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है। मध्य पाषाण काल को लघु पाषाण युग या फिर माइक्रोलिथिक एज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय के औजार आमतौर पर पूर्व पाषाण काल की अपेक्षा छोटे हो गए थे। कैसे हो गए थे? छोटे हो गए थे। इसीलिए मध्य पाषाण काल को लघु पाषाण काल या फिर माइक्रोलिथिक एज कहा जाता है। मध्य पाषाण काल के औजार कौन कौन से थे? तो हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियाँ और आरी, साथ ही साथ जो पूरा पाषाण काल के औजार थे वो सब भी इसमें इस्तेमाल किए जाते थे। ऐसा थोड़ी है कि मध्य पाषाण काल में जब नए औजार आ गए तो पुराने औजार को त्याग दिया गया, ऐसा नहीं। वे भी औजार का इस्तेमाल किया जाता था मध्य पाषाण काल में। साथ ही साथ अब औजार छोटे हो गए, जैसे कि हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियाँ और आरी, पूरा पाषाण काल के औजार, ये सभी मध्य पाषाण काल में उपयोग होने वाले औजार थे। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, एक एक चीज याद रखेंगे। इसके बाद नव पाषाण युग, जिसे नए पत्थर का युग कहा जाता है, जो 10,000 बरस पहले से लेकर 1500 बरस पहले तक का युग है। नव पाषाण युग, जिसे नए पत्थर का युग कहा जाता है, 10,000 बरस पहले से लेकर 1500 बरस पहले का युग है। अब है कि बदलती जलवायु के कारण परिवर्तन। इन युगों में परिवर्तन जो हुआ बदलती जलवायु के कारण हुआ कि लगभग 12,000 बरस पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ने लगी, जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आ गए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन की समय की जानकारी हासिल करने लगे। तो किस प्रकार परिवर्तन हुआ बदलते जलवायु के कारण कि लगभग 12,000 बरस पहले दुनिया में जलवायु में बहुत बड़ा परिवर्तन आया और गर्मी काफ़ी बढ़ने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों की संख्या में क्या हो गई? तो बढ़ोतरी हो गई, जो कि घास खाकर जिंदा रहने वाले जानवर हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे पीछे आ गए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। इस प्रकार बहुत सारे परिवर्तन हो गए। प्राचीन या अतीत समय के भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत कौन था? मछली था। तो इम्पोर्टेंट है कि प्राचीन या अतीत के समय का भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत कौन था? तो मछली था। अनाज खास करके गेहूं, जौ को उस समय यौ कहा जाता था। और धान की पहली बार खोज एवं शुरुआत किस युग में हुई? नवपाषाण युग में। तो अभी हमने पहला अध्याय में पढ़ा था कि सबसे पहले खोजा गया अनाज कौन था? गेहूं और यौ। और सबसे पहले कृषि में उत्पादित होने वाला कौन था? तो चावल। तो अनाज खास करके गेहूं, यौ अर्थात जौ और धान की पहली बार खोज किस युग में की गई? नवपाषाण युग में। बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूर्व पाषाण युग में अग्नि की खोज हुई। यह हमने पहले अध्याय में पढ़ा है। अग्नि की खोज पूर्व पाषाण युग में। कृषि की शुरुआत भी नवपाषाण युग में हुई। नवपाषाण युग में ही कृषि की शुरुआत हुई। सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया? कुत्ता को। किस काल में? नवपाषाण युग में। इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया? कुत्ता को। और नवपाषाण युग में कुत्ता के बाद कौन कौन से जानवर को पालतू बनाया गया? भेड़, बकरी, गाय, सूअर। तो कुत्ता के बाद भेड़, बकरी,
गाय और सूअर को पालतू बनाया गया। पशुपालन की शुरुआत किस युग में हुई? नवपाषाण युग में। तो पशुपालन की शुरुआत किस युग में हुई? नवपाषाण युग में। लोगों के द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया और बसने की शुरुआत, लोगों के द्वारा पौधे उगाने और जानवरों के देखभाल करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बसने की प्रक्रिया। और इसकी शुरुआत कब हुई? 12,000 बरस पहले। कब हुई? 12,000 बरस पहले। शुरुआती पशुपालन एवं कृषि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो शुरुआती पशुपालन एवं कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से। जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से, बिहार के सारण जिले के चिरांद से, बिहार के सारण जिले के चिरांद से, मध्य प्रदेश के कोल्डिहिवा से, मध्य प्रदेश के कोल्डिहिवा से, उत्तर प्रदेश के महागड़ा से, उत्तर प्रदेश के महागड़ा से, कर्नाटक के हुल्लूर से, कर्नाटक के हुल्लूर से, पाकिस्तान के मेहरगढ़ से, पाकिस्तान के मेहरगढ़ से, अरुणाचल प्रदेश के दाउजलो हेडिंग से, अरुणाचल प्रदेश के दाउजलो हेडिंग से, तमिलनाडु के पेयमपल्ली से, महाराष्ट्र के इनाम गांव से। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में, उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण भारत में। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन थे? पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में। जले हुए दानों अर्थात अनाज के अवशेषों की प्राप्ति कहाँ से हुई है? कोल्डिहिवा से। जले हुए दानों अर्थात अनाज के अवशेषों की प्राप्ति कहाँ से हुई है? कोल्डिहिवा से। तो जले हुए अनाज की प्राप्ति हुई है कोल्डिहिवा से। इसका मतलब था अनाज का उपयोग शुरू हो गया था, जिसकी प्राप्ति हुई थी जले हुए दाना के रूप में, अनाज के दाना के रूप में। कहाँ से? कोल्डिहिवा से। गर्तवास की प्राप्ति कहाँ से हुई? बुर्ज होम से। गड्ढों के नीचे घर को दफनाने के अवशेष की प्राप्ति हुई है। लोग गड्ढे के नीचे घर को दफना देते थे, उसे गर्तवास कहा जाता था। यह कहाँ से प्राप्ति हुआ है? बुर्ज होम से। झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने के अवशेषों की प्राप्ति बुर्ज होम से। तो झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने के अवशेष की प्राप्ति कहाँ से हुई है? बुर्ज होम से। तो बुर्ज होम से यह अवशेष की प्राप्ति हुई है, जिससे पता चलता है कि झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाते थे। नवपाषाण युग के औजार कैसे थे? तो पूरा पाषाण युगीन औजार, परंतु आधुनिक थे। तो नवपाषाण युग के जो औजार थे ये पूरा पाषाण युग के ही औजार थे, लेकिन उन्हें आधुनिक बना दिया गया था। इनमें अब इनका जो धार था अब पैनापन आ गया था, अब इनको पॉलिश कर दिया गया था। तो धार में पैनापन था, पॉलिशदार था और हड्डियों के भी औजार बनाए जाते थे। कैसा? हड्डियों के भी औजार। अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए ओखली और मूसल का प्रयोग की शुरुआत किस युग में हुई? नवपाषाण युग में। तो अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए ओखली और मूसल का प्रयोग किस युग में होता था? नवपाषाण युग में। तो नवपाषाण युग में अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए ओखली और मूसल का प्रयोग होता था। यहाँ पे देखिए ये औजार दिए गए हैं, नवपाषाण युग के कुछ औजार और उपकरण दिए गए हैं। ये सभी ओखली में कूटने के लिए धारदार हैं हथियार। तो कुछ उपकरण हैं यहाँ पे, नवपाषाण युग के कुछ उपकरण हैं, ये सभी एनसीईआरटी के हैं।
ये देखिए एक शैल चित्र पर दर्शाया गया है। शिकार करते हुए एक शैल चित्र पर भीमबेटका में इस तरह के चित्र को उकेरा गया है। अब है कि चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज किस युग का महत्वपूर्ण हिस्सा था? नवपाषाण युग का। तो नवपाषाण युग में चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज महत्वपूर्ण अनाज थे। चीज़ों को रखने के लिए, खाना बनाने के लिए अलंकृत मिट्टी के बर्तन बनाने की शुरुआत किस युग में हुई? नवपाषाण युग में। तो चीज़ों को रखने के लिए, खाना बनाने के लिए और अलंकृत मिट्टी के बर्तन बनाने की शुरुआत ये भी हुई नवपाषाण युग में। कपास के पौधे उगाने की शुरुआत ये भी हुई नवपाषाण युग में। तो इससे पता चलता है कि नवपाषाण युग में कपड़ा अर्थात वस्त्र की शुरुआत हो चुका था। कपास के पौधे उगाने की शुरुआत नवपाषाण युग में ही शुरू हो गई थी। मेहरगढ़ जो कि ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते, बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। तो मेहरगढ़ कहाँ पे है? ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। यहाँ पर सबसे पहले जौ और गेहूँ उगाने और भेड़ बकरी पालन के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। तो मेहरगढ़ से क्या क्या प्राप्ति हुआ है? सबसे पहले जौ और गेहूँ उगाने और भेड़ बकरी पालन के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। यह मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? तो ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास यह एक हरा भरा समतल स्थान है। यहाँ पे देखिए मेहरगढ़ के चित्र दिए गए हैं। ये वहाँ से प्राप्त एक मृदभांड है और मेहरगढ़ का यह एक घर है। मेहरगढ़ का एक घर का चित्र है मेहरगढ़ का। यहाँ पे देखिए कमरा है, आंगन है और उससे प्राप्त एक मृदभांड भी है। ये सब एनसीईआरटी का है। हिरन, सूअर, भेड़ और बकरियों की हड्डी की प्राप्ति कहाँ से हुई है? मेहरगढ़ से। तो मेहरगढ़ से हिरन, सूअर, भेड़ और बकरियों की हड्डी की प्राप्ति हुई है। भंडारण के काम आने वाला 4 या उससे ज़्यादा कमरे वाला चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष की प्राप्ति भी हुई है। कहाँ से? मेहरगढ़ से। तो मेहरगढ़ से भंडारण के काम आने वाला 4 या उससे ज़्यादा कमरे वाला चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष की प्राप्ति मेहरगढ़ से हुई है। देखिए यहाँ पे इस अवशेष में कितने कमरे हैं? 4 कमरे। मृतक के साथ कब्रों में बकरी या अन्य वस्तुएं रखने के साक्ष्य की प्राप्ति भी हुई है मेहरगढ़ से। तो मेहरगढ़ से एक चीज़ मिला है, कब्र में मिला है बकरी और अन्य वस्तुएं। इससे पता चलता है कि जो प्रारंभिक मानव थे वे मृतकों के साथ उसके सगे संबंधी और उसके वस्तुओं को भी दफना देते थे। तो इसके साक्ष्य की प्राप्ति कहाँ से हुई है? कि मृतक के साथ कब्रों में बकरी एवं अन्य वस्तुएं रखने के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है मेहरगढ़ से। उस समय लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान रख दिए जाते थे। अब मृतक के साथ सामान रखने का कारण क्या था? कि उस समय लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए उन सामान का उपयोग अगले जन्म में करेंगे तो वह दफन कर दिया जाता था। मृतक के साथ एक कब्र में बकरी को भी दफनाया गया था, क्योंकि मान्यता थी कि परलोक में भी मृतक खाएंगे। तो लोगों का उस समय मान्यता था कि मरने के बाद भी लोग परलोक में क्या है, खाना खाएंगे, जीवन यापन करेंगे। तो इसके लिए कब्र में बकरी को भी दफनाया गया था, जिसकी साक्ष्य कहाँ से मिली है? मेहरगढ़ से। यहाँ पे देखिए मेहरगढ़ का एक कब्र है। मेहरगढ़ का एक कब्र है। यहाँ पे देखिए ये मनुष्य है। इस मनुष्य के साथ साथ ये बकरी और इसके साथ कुछ और हड्डियों की प्राप्ति हुई है। मेहरगढ़ का यह कब्र का चित्र है। ये एनसीईआरटी में दिया गया है।
अब है कि फ्रांस की एक पूरा स्थल की खोज की गई है 100 साल पहले 4 स्कूल छात्रा के द्वारा। तो 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों के द्वारा फ्रांस की एक पूरा स्थल की खोज की गई। इन चित्रों का निर्माण लगभग 20,000 साल पहले से 10,000 साल पहले के बीच हुआ था। तो 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच के एक पूरा स्थल की खोज की गई थी। किसके द्वारा? 100 बरस पहले 4 स्कूली छात्रों के द्वारा, जहां पे चित्र बने हुए थे। क्या बने हुए थे? चित्र बने हुए थे। कौन कौन से आकृति के चित्र बने थे? तो जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर जो होता है कुत्तों के, बहुत सारे कुत्तों के द्वारा चलाया गया एक गाड़ी होता है, जो कि उत्तर अमेरिका में होता है, और इन गाड़ियों को स्लेज कहा जाता है। तो रेंडियर नाम के कुत्ते इसे खींचते हैं। तो जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सुअरों को गहरे चमकीले रंग से चित्रण किया गया था। इन चित्रों में जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सुअरों को गहरे चमकीले रंग से चित्रित किया गया था। इन रंगों का निर्माण लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से हुआ था। तो इन रंगों का निर्माण लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से हुआ था। तो इन रंगों का निर्माण लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से हुआ था। अब देखिए, तुर्की का प्रमुख नवपाषाणिक पुरास्थल, तुर्की से भी कुछ नवपाषाणिक पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। जैसे चताल ड्यूक, एक है चताल ड्यूक। यहाँ सीरिया से चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सिप्पियाँ लाई जाती थी। तुर्की का प्रमुख नवपाषाणिक पुरास्थल था चताल ड्यूक, जहाँ सीरिया से चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ और भूमध्य सागर की सिप्पियाँ लाई जाती थी। जो सीप जो होता है, मोती वाला सीप, उसे लाया जाता था। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? नवपाषाण युग में। पहिए का आविष्कार नवपाषाण युग में हुआ। तो जितने सारे अब नवपाषाण युग में हुए हैं या जितने सारे चीज़ पढ़े हैं उसे हम लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पे है 2 क्वेश्चन, उसे पूरा किया जाए। आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि जो आखेटक या फिर खाद्य संग्राहक थे वे गुफाओं में क्यों रहते थे? जानवरों से बचने के लिए। जानवरों से बचने के लिए। घास वाले मैदान का विकास कितने साल बरस पहले हुआ? तो घास वाले मैदान का विकास कितने बरस पहले हुआ? अभी हमने देखा है जैसे कि घास वाले मैदान मेहरगढ़ की बात अभी हम कर रहे हैं, तो यह 10,000 बरस पहले हुआ। कब? 10,000 बरस पहले। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर हमें मिल गया। 12,000 बरस पहले जलवायु परिवर्तन हुआ, 10 से 12,000 बरस पहले। तो जनरली यहाँ पे कौन होगा? 12,000 बरस पहले। और ये जानवर से बचने के लिए, प्रकृति से बचने के लिए। ठीक है, तो ये तो था दूसरा अध्याय एनसीईआरटी क्लास 6 का, प्राचीन भारत का इतिहास है, यूँ कहें तो हिस्ट्री है। तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, अन्य दोस्तों को शेयर करें, और जो लोग इसमें नए जुड़े हैं वे निश्चित तौर पे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।